वेलकम टू जीके क्लासेस। आज है 9 फरवरी 2022 और 9 फरवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, फरवरी 2022 में किस देश ने 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब जीता है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये महिला एशियाई कप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी क्यों है, क्योंकि जो इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ है इंडिया में, भारत के महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है। और इसका जो विजेता है वो कौन है? इसका जो विजेता है वो है चीन। इसका विजेता कौन है? चाइना। चाइना जो है वो 9वीं बार, ये इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चाइना जो है वो 9वीं बार जो है वो इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। और इसका जो महिला एशियाई कप का जो उप विजेता है वो कौन है? इसका उप विजेता वो है दक्षिणी कोरिया। तो इसका उप विजेता कौन है? दक्षिणी कोरिया। और हाँ, जो महिला एशियाई कप जो है वो हर 4 साल में, ये हर 4 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा चाइना। चाइना ने 9वीं बार महिला एशियाई कप का खिताब जीता है और इसका आयोजन हुआ है भारत में। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताना चाहूँगी। जो फीफा कप 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ पे होगा? 2022 का दोहा में। और दोहा जो है वो किसकी राजधानी है? तो दोहा जो है वो कतर की राजधानी है। तो फीफा का वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? दोहा में। और दोहा जो है वो किसकी राजधानी है? वो है कतर की। और जो सन 2021 में एक चक्रवात आया था उसका नाम जो है वो कतर ने रखा था। तो वो चक्रवात कौन सा था जिसका नाम कतर ने रखा था? तो उस चक्रवात का नाम है शाहीन। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और इस फुटबॉल से रिलेटेड और भी जो वर्ल्ड कप हुए हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। वो एक जो डूरंड कप का जो आयोजन है वो FC गोवा फुटबॉल कप गोवा में। दूसरा है यूरो कप जो है ये हुआ है इटली में, होगा इटली में यूरो कप। और कोपा अमेरिका कप ये अर्जेंटीना में। तो ये सन 2021 और 2022 के फुटबॉल के जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं वो सारे मैंने आपको बता दिया है। और एक और जो है, एक है सैफ दक्षिण एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप। इसका विजेता कौन है? इसका विजेता है भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता है। तो ये सारे फुटबॉल के जितने भी टूर्नामेंट जो 2021 और 22 के थे वो सारे मैंने आपको बता दिया है। तो आइए अब हम चलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको मैंने बता दिया है, इसका राइट आंसर होगा चाइना। अब आइए चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी ये कहती हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए कोई भी छोटा सा टारगेट फिक्स करो और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ जो है वो ऑटोमेटिक ही अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन, फरवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन ए गौतम अडानी, बी मुकेश अंबानी, सी जैक मा, डी झोंग सांसान। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है गौतम अडानी। पूरे अगर विश्व की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलोन
एलॉन मस्क जो है वो सबसे अमीर व्यक्ति हैं और इनकी कंपनी का नाम क्या है? इनकी एक कंपनी स्पेस एक्स और दूसरी है टेस्ला। और एलॉन मस्क को 2021 का एक अवार्ड भी मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? तो वो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का इनको अवार्ड भी मिला है। और दूसरे पे कौन है पूरे विश्व में? तो वो है जेफ बेजोस। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बता रही हूँ। जेफ बेजोस ये पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। पहले पे एलन मस्क, दूसरे पे जेफ बेजोस और इनकी कंपनी का नाम जो है वो क्या है? अमेजॉन। ये इनकी कंपनी का नाम है। और पूरे विश्व में 10वें स्थान पर हैं गौतम अडानी जो कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और मुकेश अंबानी जो है वो पूरे विश्व में 11th पोजीशन पे हैं। तो इसका सही आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इसका सही आंसर है गौतम अडानी जो कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और पूरे विश्व में 10वें नंबर पे हैं। इसका ये सही आंसर है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ कि गौतम अडानी जी जो हैं वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए। तो इनकी जो कंपनी है गौतम अडानी जी की, इनकी जो कंपनी है वो काम किस में करती है? नवीकरणीय ऊर्जा में, जो कि सोलर एनर्जी स्वच्छ ऊर्जा है वो उसमें काम करती है। तो भारत का जो लक्ष्य है वो है सन 2070 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री होना। भारत का लक्ष्य क्या है? 2070 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री होना। इसलिए इनकी कंपनी के जो शेयर हैं उनमें 600% की वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि भारत और गौतम अडानी जी की जो कंपनी है इन दोनों का लक्ष्य एक है। ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अगर ये पूछ ले कि दुनिया का सबसे अधिक वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है एप्पल। ये भी याद रखिएगा, ये दुनिया का सबसे अधिक वैल्यूएबल ब्रांड है। ये इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गौतम अडानी। अब हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज लास्ट ऑप्शन डी है, जल शक्ति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 3 इज पावरथॉन 2022 का संबंध किस मंत्रालय से है? ए विद्युत मंत्रालय, सी बी मंत्रालय, सी पर्यटन मंत्रालय और डी जल मंत्रालय। तो इसका जो जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है पावरथॉन, तो ये किससे संबंध है? ये है इसमें खेल नहीं होगा, ये विद्युत मंत्रालय। तो पावरथॉन 2022 का संबंध किस मंत्रालय से है? विद्युत मंत्रालय से है। आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि आपको जैसे कि नाम से स्पष्ट हो गया है कि पावरथॉन, इसका मतलब है कि ये विद्युत मंत्रालय से ही है। तो जो विद्युत मंत्रालय है, विद्युत मंत्रालय का इसका आयोजन किसने किया है? तो इसका आयोजन जो है वो R.K. सिंह राजकुमार जी ने किया। इसका आयोजन किसने किया है? जो हमारे विद्युत मंत्रालय है R.K. सिंह राजकुमार जी ने किया है। ये भारत के क्या है? ये भारत के विद्युत मंत्री हैं। और ये क्यों किया है? तो ये इसलिए भी किया है कि जो बिजली की सबसे बड़ी समस्या है कि उस बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसका जो वितरण है, उसमें जो समस्याएं हैं उसे दूर करना। और दूसरा क्या है? दूसरा उस बिजली की सप्लाई को बेहतर करना। इन दोनों समस्याओं से निपटने के लिए पावरथॉन का जो आयोजन किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए विद्युत मंत्रालय। ये इसका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 इज 7 फरवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर के नाम से एक संगीत अकादमी और प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश एंड डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अब इससे रिलेटेड कुछ मैं आपको फैक्ट भी बता रही हूँ। जो लता मंगेशकर जी हैं, इनका जो जन्म है, इनका जन्म 1929 इंदौर, इनका जो जन्म है वो 1929 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनका निधन जो है वो 92 साल की आयु में 6 फरवरी 2022, 92 साल की आयु में इनका निधन हो गया है। तो जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इनके नाम से एक संगीत अकादमी जो मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित संगीत अकादमी को स्थापित करने की घोषणा की है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि लता मंगेशकर जी जो हैं, इनको भारत रत्न भी मिला है। और इनको भारत रत्न कब मिला है? तो इनको जो भारत रत्न मिला है वो मिला है 2001 में। इनको भारत रत्न 2001 में मिला है। और इनको पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान, पहला है भारत रत्न और दूसरा है पद्म विभूषण। भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण इनको मिला है। और ये कब मिला है? इनको पद्म विभूषण इनको मिला है 1999 में इनको मिला है। और हाँ दोस्तों, इनको किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? इनको वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इनको फ्रांस का लीजन द ऑनर। तो इनको किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? इनको फ्रांस का लीजन द ऑनर सम्मान भी मिला है। और हाँ, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, ये स्टैटिक का पॉइंट है कि संगीत के क्षेत्र में पहला भारत रत्न अवार्ड किसे मिला है? अगर ये पूछे, लता मंगेशकर जी को तो भारत रत्न मिला है 2001 में, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछे कि संगीत के क्षेत्र में पहला भारत रत्न अवार्ड किसे मिला है, तो वो लता मंगेशकर जी को नहीं मिला। इसका आंसर आप ये मत कीजिएगा। किसको मिला है? तो वो मिला है एस सुब्बू लक्ष्मी जी को मिला है। किसको? एस सुब्बू लक्ष्मी, इनको मिला है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि संगीत के क्षेत्र में पहला भारत रत्न अवार्ड जो है वो एस सुब्बू लक्ष्मी जी को मिला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज केंद्रीय बजट 2022 से 23 में घोषित की गई एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध है? ए बस परिवहन, बी रेलवे परिवहन, सी वायु परिवहन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है रेलवे परिवहन। तो इसमें जो ये एक स्टेशन एक उत्पाद है, आप लोगों को याद होगा अभी 2 दिन पहले जो मैंने बजट के बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बजट पेश किया गया था उसमें कितनी प्राथमिकताएं हैं? तो उसमें है 4। तो इसी में से एक कौन सी प्राथमिकता है? पीएम गति शक्ति। ये मैंने आपको उसमें बताया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास देख लीजिएगा। पीएम गति शक्ति। तो पीएम गति शक्ति जो है वो 4 प्राथमिकताओं में से थी। तो उसमें से जो एक है वो पीएम गति शक्ति है। तो इस गति शक्ति में कितने इंजन है? 7 इंजन। इसमें कितने इंजन है? 7 इंजन। और 7 इंजन में भी मैंने आपको बताया था कि उसमें रेलवे है, सड़क है, एयरपोर्ट है, माल परिवहन है। तो उसी में से जो एक रेलवे है, जो रेलवे है 7 इंजन में से जो एक है रेलवे, उसमें कितने वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट किए जाएंगे? उसमें 400 वंदे भारत ट्रेन जो है वो स्टार्ट किए जाएंगे। तो रेलवे ने कहा कि जैसे कि मान लीजिए ये जो एक स्टेशन एक उत्पाद है, तो अगर ऐसा कर दिया जाए तो इससे क्या होगा? तो इससे जो है वो उस स्टेशन पे, इससे क्या होगा कि उस स्टेशन पर उस उत्पाद की बिक्री जो है वो बढ़ जाएगी। और इससे क्या होगा? इससे होगा स्थानीय
इससे स्थानीय जो रोजगार है वो अपने आप बढ़ने लगेंगे। तो इसका दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा। तो आप लोगों को इतना समझ में आएगा। तो ये इस योजना का संबंध किससे है? ये है रेलवे परिवहन से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल स्वराजेबिलिटी किया है? ऑप्शन ए आईआईटी मुंबई, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी हैदराबाद एंड ऑप्शन डी आईआईटी जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आईआईटी हैदराबाद। तो ये जो स्वराजेबिलिटी है ये क्या है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल है जिसे किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है आईआईटी हैदराबाद ने। और इसको फंड कौन देगा? तो इसको फंड देगा कोटक महिंद्रा बैंक। इसको फंड कौन देगा? इसको देगा कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये जो स्वराजेबिलिटी है ये क्या करेगा? ये जॉब तलाशने में जो है वो ट्रेनिंग देगा। और ये किसको देगा? तो ये देगा जो भी दिव्यांग, जो डिसेबल हैं उनको, जो डिसेबल है उनको ये ट्रेनिंग देगा। तो ये इसका राइट आंसर है। अब हम हैदराबाद जो हैदराबाद है इससे कुछ रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। अभी जो हाल ही में यहाँ हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये जो क्वेश्चन बता रही हूँ स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये आपको आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो इससे जो भी इससे रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ आप उसे याद रखिएगा। तो जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है इसका अभी हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया है। कब किया है? तो इसका इनॉग्रेशन स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का हैदराबाद में इनॉग्रेशन कब हुआ है? 5 फरवरी 2022 हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। और ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है जो अभी आपको मैंने बताया स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, इसका संबंध, इस मूर्ति का संबंध जो है किससे है? वो है संत रामानुजाचार्य। ये आप जरूर याद रखिएगा, संत रामानुजाचार्य इनकी ये स्टैचू है। और ये इस जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है ये 216 फीट ऊंचा है, 216 फीट। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है इस मूर्ति का संबंध किससे है? तो वो है समानता का त्योहार। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का संबंध किससे है? समानता के त्योहार, इससे इसका संबंध है। और ये जो समानता का ये जो त्योहार है, समानता का त्योहार किसे कहा गया है? ये पॉइंट जरूर याद रखना। समानता का जो त्योहार है वो संत रामानुजाचार्य की जो 1000वीं जयंती है उससे संबंधित है। आई होप इतनी बातें आपको याद रखना अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, आप ये जरूर याद रखना कि जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है वो हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की मूर्ति से संबंधित है, 216 फीट ऊंचा है। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। और इस मूर्ति का संबंध है समानता के त्योहार से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 इज हाल ही में पीएम किसान संपदा योजना को 4600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? ऑप्शन ए 2026 से 27, ऑप्शन बी 2023 से 24, ऑप्शन बी 2023 से 24, ऑप्शन सी 2025 से 26, ऑप्शन डी 2029 से 30। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 2025 से 26। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो संपदा योजना है ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2017 में। और संपदा योजना का संबंध किससे है? तो वो है फूड प्रोसेसिंग से। इसका संबंध किससे है? फूड प्रोसेसिंग से। ये जो संपदा योजना है ये 2021 में ही समाप्त हो गया था। 2021 में ही इसका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो गया है। बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 4600 करोड़ रुपए
4600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक? 2025 से 26। ये इसका आंसर आप याद रखिएगा। और संपदा योजना का जो वो स्टार्ट हुआ था 2017 में, और ये किससे रिलेटेड है? फूड प्रोसेसिंग से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? ए सोमनाथ, बी जीएस कुमार, सी डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नैयर एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नैयर। ये आप याद रखिएगा। अब जो है ये चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ये कहाँ पर है? तो ये है तिरुवनंतपुरम, केरल में। ये कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम, केरल में है। और ये जो विकास सेंटर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट का डिज़ाइन, जो भी रॉकेट का डिज़ाइन होता है उसको डिसाइड करना। तो हाल ही में किसने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन सी, डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। और इसका जो काम क्या है? रॉकेट का डिज़ाइन डिसाइड करना। तो इतना पॉइंट आप इसमें याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 7 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहला यूटी बन गया है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पुद्दुचेरी, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। तो जो इसमें ये एकल खिड़की प्रणाली जो है वो, इसका क्या है? ये इसका क्या काम है? ये क्या करेगा कि जितने भी आवश्यक उद्योग हैं उनके लिए तुरंत एक ही स्थान पर क्या होगा? अप्रूवल, अनुमति उपलब्ध कराना। तो एकल खिड़की प्रणाली का काम क्या है कि जो भी आवश्यक उद्योग हैं उनके लिए तुरंत एक ही स्थान पर अप्रूवल उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। और जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? मनोज सिन्हा। ये हैं जम्मू कश्मीर के वर्तमान के उपराज्यपाल। तो इतना आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज, हाल ही में पाकिस्तान ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के CPEC सिपैक के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए 8 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 30 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 60 बिलियन डॉलर एंड डी 70 बिलियन डॉलर। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है 60 बिलियन डॉलर। ये इसका राइट आंसर है। तो चलिए पहले हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। ये जो CPEC है इसके बारे में हम देखते हैं डिटेल में। इसका राइट आंसर 60 बिलियन डॉलर होगा। हाँ, तो जो ये CPEC है, सिपैक CPEC, इसको क्या बोलते हैं? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसने क्या किया? ये इसका पहला जो चरण है वो इसका फर्स्ट चरण जो है वो पूरा हो गया है। ये इसका दूसरा चरण है। तो इसका क्या, जो चाइना है, चाइना का उद्देश्य क्या है? तो चाइना का उद्देश्य ये है कि पाकिस्तान को इतना लोन दे देना कि अंत में जो पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है, वो पाकिस्तान जो है वो चाइना को ही दे दे, क्योंकि वो लोन तो उसका चुका नहीं पाएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि चाइना की नीति कौन सी है, उसकी चाइना की जो नीति है वो हड़प नीति है। जैसे कि उसने पहले ही क्या किया था, जो श्रीलंका है, श्रीलंका का हब्बन टोटा, बांग्लादेश का चटगांव और मालदीव का
माले, ये सब किसके पास है? ये सब चाइना ने ले लिया। तो इससे क्या है, इसको फायदा किसको होगा? ये जो सीपैक जो पाकिस्तान ने जो से अमेरिकी डॉलर में जो उसके दूसरे चरण को शुरू करने के लिए चाइना के साथ एक समझौता किया है $60 बिलियन में, तो इससे फायदा चाइना को ही होगा। चाइना क्या करेगा? चाइना जो है अपना जो माल है वो इस कॉरिडोर के द्वारा अफ्रीका और हिंद महासागर तक जो क्या होगा, चाइना की पहुंच हो जाएगी। तो वो, और उससे इसका चाइना का जो दूसरा फायदा है वो, इससे चाइना को ये फायदा होगा कि वो भारत को काउंटर करने के लिए वो क्या करेगा? पाकिस्तान का यूज करेगा। और इसका तीसरा फायदा तो आप सबको ही पता है कि चाइना की एक पॉलिसी है। कौन सी पॉलिसी है? चाइना की एक पॉलिसी है जिसे कहते हैं मोतियों की माला नीति। मोतियों की माला नीति मतलब भारत को काउंटर करने की नीति। आइए इसको मैं आपको एक इंडिया के मैप के थ्रू समझा रही हूं। जैसे कि मान लीजिए यहां पर है बांग्लादेश का चटगांव, अभी मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर है श्रीलंका, यहाँ नीचे है श्रीलंका का हम्बनटोटा। यहाँ पर है मालदीव का माले। और यहाँ पर आ गया ग्वादर बंदरगाह। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, गौर करोगे तो इसमें ये क्या हुआ है, अगर आप गौर करेंगे तो ये है भारत को, ये देखिए, ये है भारत को काउंटर करने की नीति। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मोतियों की माला नीति। यही है चाइना का असली उद्देश्य, जिससे कि वो क्या कर रहा है, वो पाकिस्तान को उसने पाकिस्तान के साथ $60 बिलियन पे एक नए समझौते पर उसने हस्ताक्षर किया है। तो ये है उसका असली उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर तो आप लोगों को मैंने बता दिया है। इसका राइट आंसर है $60 बिलियन। अगर आप लोगों को वीडियो जो है आज की अच्छी लगी हो तो आप इसे जो भी स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप जो भी हो उसमें आप इसे जरूर शेयर किया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल से निश्चित रूप में ज़रूर हेल्प मिलेगी। और हाँ, जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में आपको एक बेल आइकन भी बनकर आएगा, तो उस बेल आइकन पर आप जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहे। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।